नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पूरे आप 50 प्रश्न को देखेंगे और हिंदी के 50 प्रश्न आपके तैयारी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। आपको बता दें कि ये 50 प्रश्न ग्रामर पोर्शन से हैं और चाहे आपका यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, चाहे आपका सी टेट हो, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पे हिंदी ग्रामर पूछे जाते हैं या हिंदी ग्रामर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न बनते हैं, तो आज की वीडियो उसी के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। याद रखिएगा, सबसे पहले आपको बात करेंगे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। तो स्वरों की संख्या होती है 11। कितनी होती है? 11। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और 11 स्वरों में आपका बता दें कि जो इसमें दीर्घ स्वर होते हैं उनकी संख्या होती है 7, और इसके बाद जो आपके ह्रस्व स्वर होते हैं इनकी संख्या होती है कितनी? 4 होती है। दोनों को याद रखेंगे। तो कहा है कि निम्नलिखित में से मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो याद रखिएगा जो आ है वो भी दीर्घ स्वर है, यहाँ पे ऊ है वो भी दीर्घ स्वर है, ओ को भी हम लोग दीर्घ स्वर बोलते हैं। लेकिन याद रखिएगा जो ये छोटी ई होती है, यहाँ पे ओ हो गया, छोटी ई हो गई, और इसके बाद ऊ हो गया और ऋषि वाला री हो गया, इन्हें हम लोग ह्रस्व स्वर के अंतर्गत रखते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है। तो हिंदी में ध्वनियों की बात कर रहा है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, और यहाँ पे कहा है 8 प्रकार की, और यहाँ पे कहा है दोस्तों 10 प्रकार की। तो हिंदी में जो ध्वनियाँ होती है वो आपका जो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक स्वर ध्वनि और एक होती है क्या दोस्तों? व्यंजन ध्वनि। इसको याद रखेगा। पूरे अगर ध्वनियों की बात कर दें कि पूरे हिंदी भाषा में कितनी ध्वनियाँ होती हैं, तो पूरे हिंदी भाषा में जो ध्वनियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं? 52 होती हैं। इसको याद रखेगा। उसमें आपका स्वर अलग बटा होता है और व्यंजन जो होता है दोस्तों वो अलग बटा होता है। इसको ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन करेंगे कि मात्रा के आधार पर, किसके आधार पर दोस्तों? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो आपका कितने प्रकार के होते हैं? याद रखिएगा, यहाँ पे मात्रा के आधार पर स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, इसके बाद दीर्घ स्वर, और इसके बाद आता है प्लुप्त स्वर। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 3 प्रकार के होते हैं। इसको आप लोग कवर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब कहीं भी कहे कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं दोस्तों, अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं, कि व्यंजन कहते हैं, कि अनुस्वार कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, कहा जाता है आपका व्यंजन। क्या कहा जाता है दोस्तों? व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहा जाता है। जैसे आप लोग देख लीजिए, जैसे क का निर्माण अगर कर दें हम कि क का निर्माण कैसे हुआ है, तो क का निर्माण जो हुआ है याद रखिएगा 2 वर्णों से हुआ है, एक आधा क और इसके बाद अ से। ठीक ना, ये बात को याद रखेगा। ह्रस्व आपका अ से इसका निर्माण हुआ है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पे कहा है कि ई, छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज और झ आदि का उच्चारण पूछा है कि उच्चारण किससे होता है। उच्चारण स्थान बताना है। कंठ से इसका उच्चारण स्थान होता है, कि मूर्धन्य से होता है, कि आपका तालव्य से होता है, कि आपका ओष्ठ से होता है। अगर आप इसके उच्चारण स्थान की बात करेंगे तो आपका छोटी ई हो गया, बड़ी ई हो गया, च हो गया, छ हो गया, ज हो गया, झ हो गया। इसका उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तालव्य है। क्या है दोस्तों? तालव्य है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण जो होता है स्वतंत्रता से होता है। आपको पता होगा जिनका उच्चारण में हम लोग देखिएगा, जब व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन के उच्चारण में स्वरों की सहायता लिया जाता है, लेकिन जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? उनको हम लोग बोलते हैं स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्रता से नहीं होता है। व्यंजन जो होते हैं इनका उच्चारण जो होता है वह स्वरों की सहायता से होता है। बात को याद रखिएगा। ठीक ना। संज्ञा का यहाँ पे बात किया नहीं। संज्ञा दूसरी चीज होती है। संज्ञा वे शब्द होते हैं जो किसी वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराते हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन विसर्ग जो होता है, विसर्ग का चिन्ह आप लोगों को मैं अभी बताऊंगा। विसर्ग का चिन्ह जो होता है वो ऐसे होता है। कहीं भी आपको ऐसे मिल जाए वो क्या होता है दोस्तों? विसर्ग होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है उन्हें हम लोग स्वर कहते हैं। और स्वरों की संख्या कितनी है ये भी बात याद करते रखिए, 11 है। और इसको आप लोग कवर करिएगा।
और ये प्रश्न आपको ऐसा भी बन सकता है, ह्रस्व स्वर की संख्या कोई पूछ दे तो ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ये आप लोग याद रखिएगा, समझिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है। तो दीर्घ स्वर कौन नहीं है, ए भी आपका दीर्घ स्वर है, ए भी आपका दीर्घ स्वर है और ए भी आपका दीर्घ स्वर है। लेकिन याद रखिएगा जो ये छोटी ई है ना, ये दीर्घ स्वर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या प्यारे 4 होती है। य हो गया, र हो गया, इसके बाद ल हो गया और इसके बाद व हो गया। य, र, ल, व को अंत्यस्थ व्यंजन कहा जाता है। और निम्नलिखित में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन है, याद रखिएगा, ग नहीं है, ज नहीं है, आपका स नहीं है। याद रखिए स आपका उष्म व्यंजन है, ज आपका क्या है दोस्तों, ज आपका तालव्य व्यंजन है और ग आपका कंठ व्यंजन है। लेकिन व क्या है दोस्तों, अंत्यस्थ व्यंजन है। य, र, ल, व को अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। ये भी प्रश्न बनता है अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। इसको याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी भाषा में कुल कितनी ध्वनियाँ होती हैं। याद रखिएगा हिंदी भाषा में ध्वनियों की बात किया है तो हिंदी भाषा में जो ध्वनियाँ होती हैं वह 52 होती है। अर्थात हिंदी भाषा में ये भी प्रश्न बन सकता है, इसको घुमा कर पूछे हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, याद रख लीजिए 52 होती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन होते हैं। सबसे पहले आपको बता दें उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 4 होती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। और स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, आपका 4 होता है। और आपका अगर ऐसे पूछे कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है तो आपका 7 होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न ये भी बनता है कि अयोगवाह किसे कहते हैं, तो अनुस्वार और विसर्ग के रूप को अयोगवाह कहते हैं, अ और अह को। ये भी आप लोग याद रखिएगा। विसर्ग जो होता है अह को विसर्ग कहा जाता है और अह को अनुस्वार कहा जाता है। चलिए यहाँ पे बात करेंगे हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं। तो याद रखिएगा हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारे मुख से क्या निकले, गर्म हवा निकले या संघर्षी हवा निकले या संघर्षी वायु निकले, उसे हम लोग उष्म व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा प्यारे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बात करेंगे त, थ, द, ध को कौन सा व्यंजन कहते हैं, तो इसको दंत व्यंजन बोलते हैं। ट, ठ, ड को क्या बोलते हैं, मूर्धा व्यंजन बोलते हैं। सभी चीज़ों को आप कवर करते चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि य, र, ल, व को कौन सा व्यंजन कहा जाता है। आपको बता दें अंत्यस्थ व्यंजन कहा जाता है। और अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखेगा। उष्म व्यंजन स हो को कहा जाता है। और स्पर्शी व्यंजनों की संख्या क्या हो कितनी होती है, अगर कोई पूछे याद रखिएगा स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है 25। कितनी होती है प्यारे, 25 होती है। आपका क से लेकर म तक, अर्थात क वर्ग से लेकर आपका प वर्ग तक, याद रखिएगा क वर्ग से लेकर आपका इधर म तक के जितने वर्ण हैं वे सभी आपका स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। यह बात याद रखिएगा। तो यह र, ल, व कौन सा व्यंजन है, तो यह आपका अंत्यस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेगा। चलिए यहाँ पे प्रश्न 12 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्म व्यंजन है। उष्म व्यंजन अभी बताएं, स, ह को उष्म व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है। जब कोई भी ध्वनि एक से अधिक बार कोई रिपीट हो जाए तो वह ध्वनियाँ क्या कहलाती है, संयुक्त ध्वनि कहलाती है, युग्मक ध्वनि कहलाती है, आपका संपृक्त ध्वनि कहलाती है कि पारस्परिक ध्वनि कहलाती है। आप लोग बताइएगा। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं युग्मक ध्वनियाँ। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 14 नंबर बात करेंगे कि अनुस्वार किसका कार्य करता है। 14 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। अनुस्वार किसका काम करता है, विसर्ग का काम करता है, चंद्र बिंदु का कार्य करता है, पंचम वर्ण का कि स्वर का, याद रखिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि अनुस्वार जो होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग
ठीक ना। तो अनुस्वार जो होता है वह जो काम करता है वह पंचम वर्ण का करता है, इसके अनुसार ही आपका सही हो जाएगा। इस बात को याद रखेगा। आपको यही बात बता दें कि अनुस्वार और विसर्ग के सम्मिलित रूप को अयोगवाह कहा जाता है, इस बात को याद रखेगा। विसर्ग जो होता है, विसर्ग का चिन्ह होता है ऐसे, ऐसे कहीं भी आपको ऐसे मिल जाए ना, ये आपका विसर्ग होता है, ये बात को याद रखेगा। कहीं भी आपका अनुस्वार जो होता है ऐसे होता है, ये चिन्ह आप लोग दोनों को याद रखेगा। और दोनों का संक्षिप्त रूप होता है प्यारे अयोगवाह, इसको आप लोग याद रखेगा। पूछ देता है कि अयोगवाह कितने वर्णों से मिलकर बना होता है, तो भैया 2 वर्णों से मिलकर बना होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, समझिएगा। तो अनुस्वार जो होता है वह पंचम वर्ण का कार्य करता है, इसको आप लोग याद रखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। चलिए यहाँ पे आगे हम बात करेंगे कि एनक वाला ए है और ए है, ठीक ना, का वर्ण क्या कहलाता है। तो ये नासिक व्यंजन कहलाते हैं कि मूर्धन्य कहलाते हैं कि ओष्ठ कहलाते हैं कि कंठ तालव्य कहलाते हैं। याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में रिपीट हुए प्रश्न है कि ए का जो उच्चारण स्थान होता है वह कंठ तालव्य होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते प्यारे, उनको हम लोग बोलते हैं वर्ण। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। स्वर जो होता है इनकी जो उच्चारण स्थान होता है या स्वतंत्रता पूर्वक, याद रखिएगा, स्वर वे वर्ण कहलाते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक हो, उन्हें हम लोग स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। व्यंजनों की संख्या आप लोग अगर इसे देखिएगा, व्यंजनों की संख्या देखिएगा तो व्यंजनों की संख्या आपका कितनी मानी गई है प्यारो, 41 मानी गई है, इसको याद रखेगा। वर्णों की संख्या अगर कोई पूछ दे तो वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, तो वर्णों की संख्या आपका 52 माना गया है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, समझिएगा। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर है कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता हो उसे क्या कहते हैं। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता हो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं, आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है, उनको हम लोग बोलते हैं प्यारे दंत वर्ण। याद रखिएगा, उनको क्या बोलते हैं, दंत बोलते हैं, जिसका उच्चारण स्थान दांत से होता हो, जीभ दांत पर जीभ लगाने से होता है। जैसे त आपका द ध, ये आपके दंत वर्ण कहलाते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 18 वाले नंबर प्रश्न की, तो यहाँ पे देखिएगा, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका क्या आशय है। किसी भी वस्तु को व्यवहार में लाना को क्या कहते हैं, उपयोग में लाना कहते हैं, अनुप्रयोग कहते हैं, प्रयोग कहते हैं और सदुपयोग कहते हैं। तो याद रखिएगा, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, कई बार यूपी टेट में प्रश्न पूछा है, उसको हम लोग बोलते हैं, उसका आशय होता है कि किसी वस्तु को हम व्यवहार में लाते हैं, अर्थात उसका हम लोग प्यारे प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। तो किसमें नहीं है, याद रखेगा, आरोग्य ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये भी गलत है, ईसाई भी ऐसे नहीं लिखा जाता है, और याद रखेगा आतुसुक भी ऐसे नहीं लिखा जाता है। जो ऊर्जवशी है दोस्तों, याद रखिएगा, इसमें स्वर व्यंजन संबंधित अशुद्धि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर एक नए शब्दों की रचना करती हो उन प्रत्यय को क्या कहते हैं। याद रखिएगा, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तद्धित प्रत्यय, यहाँ पे कृदंत प्रत्यय, संस्कृत प्रत्यय, और इसके बाद आपका आ गया अन्य प्रत्यय। तो याद रखिएगा, जब ऐसे आपको प्रश्न मिले तो आप लोग देखिएगा, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों को जुड़कर एक नए शब्दों का रचना करता हो उन प्रत्यय को हम लोग बोलते हैं दोस्तों तद्धित प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं, जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर प्रधान हो वह कौन सा समास होता है। चलिए समास के बारे में बात करें दोस्तों, समास की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। याद रखिएगा, मूल समास की संख्या पूछेगा, कभी आप लोग बताइएगा ऑप्शन में आपको 4 और 6 दोनों हो तो आप 4 के साथ जाइएगा, लेकिन समास की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है, इसको ऐसे याद रखिए। तो जिस समास में पूर्व पद, याद रखिएगा, समास के 2 पद होते हैं, एक पद को अगले वाले पद को पूर्व पद कहते हैं और पीछे वाले पद को उत्तर पद या गौड़ पद बोलते हैं। याद रखिएगा, पूर्व पद उत्तर पद में कोई समास बटा होता है, तो यह कह रहा है कि जिस समास में पूर्व पद गौड़ हो और उत्तर पद जो हो प्रधान हो वह कौन सा समास कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने, द्वंद्व समास, ये कह रहा है कि बहुब्रीहि समास, ये कह रहा है द्विगु समास और ये कह रहा है तत्पुरुष समास। याद रखिएगा,
जिस समास में पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान हो उसे हम लोग बोलते हैं तत्पुरुष प्रधान। ऑप्शन तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको बात आप लोग याद रखिएगा। अगर बात कर रहे हैं द्विगु समास की, तो द्विगु समास जो होता है, द्विगु समास में विभक्ति का लोप होता है। इसमें जो होते हैं डैश डैश का प्रयोग किया जाता है बीच में, ये बात को याद रखिएगा। आपके होते हैं यहाँ पे देखिएगा द्विगु, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझिए, सॉरी, यहाँ पे जो द्वंद्व समास होता है इसमें जो होता है वो विभक्ति का लोप होता है, और इसमें जो होता है यह डैश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रात दिन हो गया, भाई बहन हो गए, माता पिता हो गए, इसमें द्वंद्व समास होगा। द्विगु समास जो होता है वो संख्यावाची होता है, ये बात याद रखिएगा, इसमें संख्यावाची होता है। जैसे चौराहा हो गया, त्रिभुज हो गया, इसमें सब में आपके द्विगु समास होंगे। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? तो बहुब्रीहि समास वो समास होता है जिसमें आपका उत्तर पद न प्रधान होगा न पूर्व पद प्रधान होगा, कोई तीसरा पद प्रधान होगा, उसे हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे पंचमुख, 5 हैं जिसके मुख, 10 आनंद, 10 हैं जिसके आनंद, 10 मुख जिसके 10 हैं मुख, अर्थात रावण की बात कर रहा है। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, तो ऐसे बात कर रहा है दोस्तों, तो ऐसा हो जाता है। चलिए इसमें बात करेंगे जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो वह कौन सा समास होता है? तो तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विकारी सर्वनाम कहते हैं, अविकारी सर्वनाम कहते हैं, संयुक्त सर्वनाम कहते हैं और संबंधात्मक सर्वनाम कहते हैं। तो जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं दोस्तों, संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं, अर्थात उन्हें हम लोग बोलेंगे संयुक्त सर्वनाम। ये बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जिस क्रिया में संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता हो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और इसके बाद द्विकर्मक क्रिया, और यहाँ पे है प्रेरणार्थक क्रिया। याद रखिएगा, जिस क्रिया में संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े तो वह कौन सी क्रिया होती है दोस्तों? सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? कौन सा शब्द है जो संबंधवाची है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि देव संबंधवाची है, देवी संबंधवाची है और दैवी संबंधवाची है कि देवता संबंधवाची है। याद रखिएगा, जो दैवी क्या होती है दोस्तों? शक्ति को कहते हैं। जो दैवी शक्ति होती है वह संबंधवाची, संबंधित, यही शब्द है आपका। ये बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दैवी जो होता है वह संबंधवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया निष्पादन के समय, मतलब क्रिया कब हुई थी उसका ज्ञान हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग पक्ष बोलते हैं, उसको हम लोग काल कहते हैं, कि उसको हम लोग भूतकाल कहते हैं, कि उसको हम वाच्य कहते हैं। याद रखिएगा, जब कभी भी क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे हम लोग दोस्तों काल कहते हैं। काल मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इसको याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं? तो वाक्य में प्रयुक्त परस्पर सामंजस्य को क्या कहेंगे? पदक्रम कहेंगे, अन्वय कहेंगे, उद्देश्य कहेंगे कि आपका विधेय कहेंगे। याद रखिएगा कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के परस्पर सामंजस्य को क्या बोलते हैं? अन्वय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न, एक शब्द है कि प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। याद रखिएगा, उत्क्षिप्त ढ और ढक्कन वाले ढ को उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कह दे तो 2 होता है। तो कह रहा है कि उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं है, कि पार्श्विक व्यंजन नहीं है, कि आपका सघोष व्यंजन, संघोष नहीं है, कि आपका उष्म नहीं है। याद रखिएगा, मैं सभी चीज़ों को आपको बता रहे हैं, याद रखिए। यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो आपका सघोष है। कौन है दोस्तों? सघोष है। यह प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के भेद बताना है। 2 होते हैं कि 3 होते हैं कि 5 होते हैं कि आपका 6 होते हैं?
याद रखिएगा। उस तरह संज्ञा के प्रकार की बात करें तो संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों? 5 होते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा है कि व्युत्पत्ति मतलब उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। यहाँ पे देखिएगा उत्पत्ति के आधार पे, तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के जो भेद होते हैं दोस्तों वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, समझिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? समुच्चय बोधक का है कि क्रिया विशेषण का है कि संबंध बोधक का है कि विस्मय बोधक का है? तो समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? तो याद रखेगा समुच्चय बोधक का है। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे एक शब्द है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? याद रखेगा स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान करना है। तो याद रखिएगा कहीं भी किसी शब्द को आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करना हो तो उस शब्द को क्या करेंगे प्यारे? उस शब्द को सबसे पहले आप एक सेंटेंस में परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। जैसे कह दे आपको नदी, तो नदी बहता है कि नदी बहती है? आपको मालूम चल जाएगा कि नदी बहती है अर्थात बहती है, तो अर्थात क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग होगा। ये बात याद रखिएगा। हवा बहता है कि हवा बहती है? याद रखिएगा। इसी प्रकार आप लोग पता कर लेंगे कि शब्द कोई भी शब्द है तो वो स्त्रीलिंग है कि पुरुषलिंग है। सबसे पहले उसको सेंटेंस में तोड़ने का प्रयास करिएगा। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। यहाँ पे देखिएगा दीमक पुल्लिंग है कि रात पुल्लिंग है कि वर्षा पुल्लिंग है कि आपका विधुर पुल्लिंग है? मैं आपको बता रहा हूँ, रात हो गई है। याद रखिएगा रात हो गई है, रात बीत गई है, मतलब ये क्या है दोस्तों? स्त्रीलिंग है। याद रखिएगा दीमक दीमक लग गए हैं, ये बात याद रखिएगा। दीमक भी आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। इसको बात याद रखिएगा। दीमक जो है वह लकड़ी में लगी हुई है, ऐसे शब्द आता है। दीमक आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। रात आपका स्त्रीलिंग है। वर्षा हो रही है, ये भी आपका स्त्रीलिंग है। लेकिन विधुर क्या है शब्दों? विधुर क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों विधुर जो है वह पुल्लिंग है। विधुर किसे कहते हैं? जिस पुरुष का स्त्री मर चुकी हो उसे हम लोग विधुर कहते हैं। तो ये स्त्री के लिए कहा गया है विधुर शब्द। तो याद रखिएगा विधुर जो होता है वह स्त्रीलिंग शब्द है। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य और योजकों द्वारा जुड़ गए हों उसे हम लोग क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक जब जुड़ गए हों तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? याद रखें उसे हम उपवाक्य बोलते हैं कि उसे हम लोग मिश्रित वाक्य बोलते हैं कि उसे हम लोग संयुक्त वाक्य बोलते हैं कि उसे हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। जिस भी सेंटेंस का एक ही भाग हो उसे हम लोग सरल वाक्य बोलते हैं। लेकिन जब याद रखिएगा जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जुड़ गए हों तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे हम लोग संयुक्त वाक्य की संज्ञा देते हैं। और मिश्रित वाक्य होता है जो एक ही शब्द के कई बात कही गई हो तो उसे हम लोग मिश्रित वाक्य कहते हैं। जबकि कई भागों को जोड़ दिया गया हो तो उसे हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी अधिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि बोली का वह क्षेत्र, याद रखें बोली का एक क्षेत्र है जब थोड़ा विकसित हो जाता है उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? याद रखेगा बोली का वह क्षेत्र, जिस किसी क्षेत्र में बोली जाने वाली कोई बोली है और जब वह धीरे धीरे विकसित हो जाती है तो वह साहित्य की रचना उसी भाषा में होने लगती है। तो वह क्या कहलाती है? ब्रज भाषा की आपका उपभाषा की आपकी लिपि कहलाती है कि आपकी क्षेत्रीय रूप कहलाता है। जब इसको आप लोग देखिएगा तो आपको यही चीज़ मिल कर आएगा कि बोली का वह क्षेत्र जब थोड़ा सा विकसित हो जाता है तो उसमें साहित्य की जब रचना होने लगती है तो वह आपका उपभाषा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी अधिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखेंगे जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती हो न व्यंजन में की जाती हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं आगत व्यंजन कि उसमें व्यंजन की अंत्यस्थ व्यंजन की अयोगवा व्यंजन। याद रखिएगा आगत व्यंजन वे कहलाते हैं जो विदेशी शब्दों से लिए गए हैं। विदेशी आगत शब्द भी होते हैं जो आप लोग ध्यान दीजिएगा ज और फ को आगत बोलते हैं। ज और फ को आप लोग क्या बोलते हैं? आगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे? आगत बोलते हैं। ये बात याद रखिएगा। इनकी उत्पत्ति विदेशी वर्णों से हुई है। यहाँ पे उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। स स स अंत्यस्थ व्यंजनों की भी संख्या 4 होती है, य र ल व। लेकिन अयोगवा किन्हें हम स्वरों में नहीं गिनते हैं, इन सभी को गिनते हैं दोस्तों। याद रखेगा इन सभी को वर्णों में गिनते हैं, लेकिन किसको हम नहीं गिनते? अगर ये आपसे कहे तो अयोगवा को नहीं गिनते हैं। अयोगवा किन 2 वर्णों से, कितने वर्णों से मिलकर बना होता है? तो 2 वर्णों से मिलकर बना होता है। एक आपका वर्ड जो होता है अंग होता है। क्या होता है दोस्तों? एक जो वर्ड होता है आपका ए वाला अंग होता है
और एक जो होता है दोस्तों वह अ होता है। क्या होता है दोस्तों? वह आपका अ होता है। इस बात को याद रखिएगा, समझिएगा। क्या होता है दोस्तों? इस बात को याद रखेंगे, जो ये होता है वह आपका अ होता है, ऐसे होता है। इन्हें हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं अयोगवाह। इसको आप लोग समझिएगा। तो जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं अयोगवाह। इसी प्रकार आप देखते होंगे कि आप लोग हिंदी वर्णमाला में देखे होंगे स्वर अर्थात जो अ आ ई होता है, इसमें 13 वर्ण होते हैं, लेकिन केवल कितना बताया जाता है? स्वरों की संख्या 11 बताई जाती है। यही कारण होता है, इनको हम लोग वर्णों में नहीं गिनते हैं, इनको अयोगवाह बोलते हैं। याद रखिएगा, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने वर्णों में? 2, सघोष और अघोष में। ये बातों को याद रखिएगा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? भाववाचक संज्ञा जो होती है वह कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? याद रखिएगा, भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के और कि 6 प्रकार के। तो याद रखिएगा, भाववाचक संज्ञा जो होती है वह आपका 3 प्रकार के नहीं, सॉरी 4 प्रकार के शब्दों से बनती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजनों की संख्या अभी बताए हैं आपका क से लेकर, कहाँ से लेकर दोस्तों? यहाँ पे क होगा और यहाँ पे देखिएगा यहीं पे आपका म होगा। क्या होगा? म हो गया। और बीच में आप लोग देखिएगा क, ख, ग, घ, अंग। इसी प्रकार क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, सभी में सभी संख्या को गिनिएगा तो आपको कितने मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा कितनी संख्या? 25। और यही होती है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है, कितनी होती है? 25 होती है। इसको बात को याद रखेंगे। चलिए, स्वर ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? अभी आपको बार बार बताएं, कंठ तालव्य होता है। चलिए आगे देखते हैं, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? याद रखिएगा, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से, याद रखिएगा हर्ष स्वर में जो हर्ष स्वर का उच्चारण करेंगे तो दीर्घ स्वर से कम समय लगेगा। जब दीर्घ स्वर का उच्चारण करेंगे तो हर्ष स्वर से ज़्यादा समय लगेगा। इसे हम परिभाषा बना लेते हैं। लेकिन कह रहा है कि ऐसा कौन सा स्वर है जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो आपका उच्चारण वह कौन सा स्वर है दोस्तों? याद रखिएगा, अभी देख लीजिए यहीं पर आपका पुलुप्त स्वर, जो इसका उदाहरण होता है ओम। याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य होता है? क्या होता है दोस्तों? तालव्य होता है। याद रखेगा, ग का तो कंठ होता है, झ का भी बात करेंगे, झ का ही तालव्य होता है, और न है, और इसके बाद ये आपका म है। याद रखिएगा, इस म जो है आपका, ये आपका म ओष्ठ है। यहाँ पे न भी आपका नहीं होगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे देखिए किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो झ का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? वो तालव्य होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, किसी भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? याद रखिएगा, किसी भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई पूछ रहा है तो किसी भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो होती है, याद रखेंगे शब्द होता है कि आपका वर्ण होता है कि अर्थ होता है कि मात्रा होता है। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं दोस्तों? तो शब्द को कहते हैं। ये बात को याद रखिएगा। ध्वनि की सार्थक लघुत्तम इकाई पूछेगा तो वर्ण को बोलते हैं। ये बात को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। यहाँ पे बात करेंगे स्वर संधि की, तो स्वर संधि आपकी पूरी कितने प्रकार की होती है? तो आपकी 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयाधि स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि, और इसके बाद होता है आपका यण स्वर संधि। इस प्रकार पूरे उसके 5 प्रकार होते हैं। इसको आगे देखेंगे। यहाँ देखेंगे एक छंद लिया है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई में कितने चरण होते हैं? सबसे पहले जान जाइए, चौपाई में जो चरणों की संख्या होती है दोस्तों वो 4 होती है। याद रखेंगे। और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए, छंद के कितने प्रकार होते हैं? तो छंद के 2 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। याद रखिएगा, छंद के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। आपका वाणिक छंद, मात्रिक छंद, और इसके बाद आपकी मुक्तक छंद, पूरे 3 प्रकार की होती हैं। वाणिक छंद, मात्रिक छंद, और इसके बाद आपकी मुक्तक छंद। 3 नंबर ऑप्शन नंबर बी का जो 3 है वही सही हो जाएगा। छंद कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण छंद है? कौन सा वर्ण छंद है? दोहा की चौपाई, कि सवया,
कि रोला। याद रखिएगा कौन सा वाणिक छंद है, यह पूछा है तो आपका बता दें दोस्तों, वाणिक छंद कौन सा होता है, तो सवैया होता है। क्या होता है? सवैया होता है। ये सभी आपके क्या है दोस्तों? मात्रिक छंद है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? विराम का मतलब होता है ठहरना। याद रखिएगा विराम का मतलब क्या होता है दोस्तों? ठहरना। तो गति होता है कि यति होता है, कि तूक होता है, कि गढ़ होता है। याद रखिएगा गढ़, तूक और गति नहीं होता है दोस्तों। छंद को पढ़ते समय जब हम रुकते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, यति बोलते हैं। ये बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, एक छपा छंद है, किस प्रकार की छंद है? याद रखिएगा तो ये किस प्रकार की छंद है? तो यह विषम है। क्या दोस्तों? विषम है, इसको बात याद रखिएगा। अर्ध सम की बात करें तो दोहा है, और इसके बाद आपका वो बात क्या करते हैं दोस्तों, चौपाई की बात करेंगे तो ये सम मात्रिक छंद है। अर्ध सम क्या है? तो ये दोहा है। और छपय की बात कर रहा है तो छपय आपका क्या है? विषम छंद है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 47 नंबर की बात करेंगे, किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? आपको बता दें कि प्रथम और अंतिम शब्द एक सा किसका होता है? तो कुंडलिया का होता है। किसका होता है दोस्तों? कुंडलिया का होता है। ये बात को याद रखिएगा, समझिएगा। चलिए आगे देखते हैं, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? तो उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना जो होती है उसे हम लोग उपमा कहते हैं, कि रूपक कहते हैं, कि उत्प्रेक्षा कहते हैं, कि आपका दृष्टांत कहते हैं। कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ कहीं भी उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना की जाए उसे हम लोग बोलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला कह रहा है कि उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? तो जहाँ उपमान का उपमेय में अभेद किया जाए उसे हम लोग बोलते हैं कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार, कि रूपक अलंकार, कि उत्प्रेक्षा अलंकार, कि भ्रांतिमान अलंकार। तो उसे हम लोग बोलते हैं रूपक अलंकार। इसको आप लोग याद रखिएगा। उत्प्रेक्षा अभी बताए ही हैं। भ्रांतिमान का मतलब होता है एक वस्तु के आधार स्थान को, जैसे भूलवश किसी वस्तु को न मान के कोई दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, तो वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए एक दुर्शासन की एक कविता दोहा है कि नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी है कि सारी है कि नारी है। जब चीर हरण हो रहा था तो यही नहीं समझ में आ रहा था, साड़ी इतनी बढ़ती चली जा रही थी तो ये क्लियर ही नहीं हो पा रहा था कि साड़ी बीच में है कि नारी बीच में है, कि मतलब साड़ी कैसे बढ़ रही है। तो यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। जहाँ भ्रमवश एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है तो वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। और यहाँ पे बात करें उपमान और उपमेय का अभेद किया जाता है तो रूपक में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? याद रखिएगा, अगर कह दे कि व्युत्पत्ति के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं तो 4 के साथ चले जाइएगा। ये बात को याद रखिएगा। अगर कह दे कि मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। बात ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, और इसके बाद द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी और बहुब्रीहि, ये सब आपके पूरे 6 प्रकार के समास होते हैं। ये बातों को आप लोग याद रखिएगा। तो प्यारे, पूरे 50 प्रश्न, कितने प्रश्न की श्रृंखला हो गई? पूरे 50 प्रश्न। पूरे 50 प्रश्नों को आपने देखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हम जब मानते हैं आपकी तैयारी होगी। आपकी तैयारी कैसी है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं अभिषेक आपके लिए हर प्रकार से मैं आपके लिए उपस्थित रहूंगा। और अगर आप अभिषेक एकेडमी के इस परिवार से अब तक नहीं जुड़े हैं तो आपको क्या करना होगा? केवल टू केवल आपको सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, दीजिए हमको विदा। और इसी तरह की अगली वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, आपके लिए सेवा